चिराग अपने पैसों का इस्तेमाल एक महंगी घड़ी खरीदकर हरदेव को गिफ्ट करने में करना चाहता था, लेकिन उसके सामने फिलहाल देवेन भी अपने पैसों की परेशानी लेकर बेबस खड़ा था और उससे मदद की उम्मीद कर रहा था। पहले चिराग उसे पैसे देने में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन देवेन के मुंह से ब्याज की बात सुनते ही उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कर डाली। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 60% शेयर्स खरीदने की गुंजाइश है, बाकी के 10% का तुम्हें ही सॉर्ट करना पड़ेगा। चिराग का ऑफर सुनकर देवेन के चेहरे पर तुरंत ही एक मुस्कान आ गई। थैंक्स अ लॉट सर, 10% का टेंशन नहीं है, वो मैं देख लूंगा। अगर एट द एंड कुछ नहीं हो पाया तो बैंक से लोन ही ले लूंगा। चिराग ने हामी में सिर हिलाते हुए उसके नाम का चेक लिख दिया। उधर ऑफिस से निकलते ही चिराग का फोन बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर नाम अनन्या का था। चिराग को अनन्या की ये बात भी अच्छी लगती थी कि वो कभी ऑफिस टाइम पर कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। हाँ अनन्या, मुझे पता है तुमने उस डायमंड रिंग की तारीफ करने के लिए फोन लगाया है। चिराग ने अपनी गाड़ी की ओर चलते हुए मुस्कान के साथ कहा। हाँ, रिंग के तो क्या ही कहने, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल भी पूछना था चिराग। अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो रात भर से उस डायमंड रिंग के बारे में ही सोचे जा रही थी और चिराग से उसकी कीमत पूछना चाहती थी। उसे अभी भी हजम नहीं हुआ था कि चिराग उसके लिए 50 करोड़ का गिफ्ट खरीद सकता था। हाँ पूछो। तुमने ये डायमंड रिंग कितने कीमत पर खरीदी? जस्ट आस्किंग। एक्चुअली कल रात को एक पुरानी दोस्त मिली और उसने मुझे बताया कि ये रिंग प्योर रीनाज हार्ट के डायमंड से लदी है। वो ये भी कह रही थी कि ये डायमंड बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगा होता है। अनन्या का सवाल सुनते ही चिराग ने एक राहत की सांस ली। उसे पहले ये लग रहा था कि अनन्या कुछ और उल्टा सवाल ना कर बैठे। अरे इतना सब कुछ बताया है तुम्हारी फ्रेंड ने, तो फिर कीमत भी बताई दी होगी, है ना? हाँ, 50 करोड़। मैं तो ये प्राइस सुनकर एकदम हिल गई। और नॉट बीइंग रूड, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी लग रहा था कि वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी, इसलिए तुमसे कंफर्म करने के लिए फोन लगाया। अनन्या के मुंह से उस डायमंड की कीमत सुनते ही चिराग के हाथ से उसका ऑफिस बैग नीचे गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि जो अंगूठी उसने सिर्फ 5 करोड़ में खरीदी थी, वो अचानक लोगों को 50 करोड़ की कैसे दिखाई दे रही थी। चिराग अपनी जगह पर ही सुन्न पड़ गया था और उसकी ओर से कुछ भी जवाब ना सुनकर अनन्या फिर से बोल पड़ी। चिराग, हेलो। हाँ, चिराग हकलाते हुए बोला। अच्छा सुनो ना, मेरे एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, फिलहाल बाद में बात करते हैं। ये कहकर ही चिराग ने फोन काट दिया। कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद उसने अपने फोन पर उस आदमी का नंबर डायल किया जिससे उसने ये डायमंड रिंग खरीदी थी। वो आदमी इंटरनेशनल बिजनेस करता था और उसके लिए तरह तरह के डायमंड्स में डील करना रोज का काम था। हेलो मकसूद भाई, एक सवाल करना था आपसे। वो ब्लू डायमंड जो आपने बेचा था मुझे, कितनी कीमत पर बेचा था? चिराग ने आंखें सिकोड़कर पूछा। ब्लू डायमंड? यही कुछ 5 करोड़ के आसपास का था ना। फिर से उस डायमंड की कीमत 5 करोड़ सुनकर चिराग शॉक हो गया और उसने एक और बार चिल्लाकर पूछा। मैं उसकी असली कीमत की बात कर रहा हूँ, सच सच बताओ। मकसूद की साइड से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो धीरे से बोला। 50 करोड़ कीमत है उस डायमंड की चिराग बॉस, लेकिन वो ना तो सेल पर है, ना ही आप उसे डायरेक्टली खरीद भी पाते। जो आपको मैंने बेचा है वो उसका इमिटेशन है, बिल्कुल हूबहू। क्या? चिराग गुस्से से भड़क उठा। इमिटेशन क्या होता है? सीधे सीधे बोलो ना कि नकली रिंग है वो। मकसूद ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। चिराग बॉस, तुमको इतने सारे डायमंड्स की वैरायटी दिखाई थी मैंने, पर तुम्हें ही लत लगी थी कुछ बहुत ही यूनिक और कीमती खरीदने की। अब कीमती चीज की कीमत भी तो वैसी होगी ना, और फिर तुम्हारा बजट भी कम था, इसलिए इसका सॉल्यूशन सोचकर मैंने तुम्हें इमिटेशन वाली डायमंड रिंग दे दी। अब रीनास प्योर हार्ट की फर्स्ट कॉपी भी 5 करोड़ की तो बिकेगी। चिराग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 5 करोड़ जितनी बड़ी रकम देने के बाद भी उसके हाथों सिर्फ एक नकली अंगूठी ही आई थी। अपना सिर हिलाते हुए वो फोन पर जिद करने लगा। नहीं नहीं, ये अंगूठी वापस लो और मुझे असली डायमंड वाली ला कर दो कैसे भी।
अरे क्या ला कर दो? असली रीनास प्योर हार्ट डायमंड रिंग अभी कुछ दिनों पहले ही ऑक्शन में बिक चुकी है। अरे वो 50 करोड़ की नहीं बल्कि 100 करोड़ की बिकी है। मकसूद ने गर्व से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। 100 करोड़ सुनते ही चिराग के कानों में से मानो खून निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुड़गांव या फिर पूरी दिल्ली में भी आखिर ऐसा कौन सा रईस ज्यादा आ गया था जिसके पास 100 करोड़ रुपए थे सिर्फ एक अंगूठी पर खर्च करने के लिए। चिराग को समझ नहीं आया कि वो अब उस डायमंड डीलर को क्या जवाब दे, इसीलिए उसने उसका तुरंत ही फोन काट दिया। अपना ऑफिस बैग जमीन से उठाकर चिराग लटका हुआ चेहरा लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। गाड़ी सड़क पर निकल आई और उसे चलाते हुए अब चिराग भी यही सोचने लगा था कि जो हो रहा था उसे होने देने में ही भलाई थी। उसने सोचा कि अगर उसकी औकात असली डायमंड रिंग खरीदने जितनी नहीं थी और अनन्या को वो नकली रिंग ही असली लग रही थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी। उसने तुरंत ही अनन्या को फिर से कॉल लगा दिया। हेलो चिराग। सॉरी, वो बीच में ही तुम्हारा फोन काटना पड़ा। तुम क्या पूछ रहे थी उस वक्त? चिराग ने नकली मुस्कान लाते हुए पूछा। फोन की दूसरी साइड अनन्या ने अपना गला साफ किया और धीरे से कहा, हम उस डायमंड रिंग के बारे में बात कर रहे थे जो तुमने मुझे गिफ्ट करी है। अरे हाँ। चिराग हल्का सा हंस पड़ा। तो तुम्हें उसकी असली कीमत पता चली गई? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, वो रिंग मैंने 50 करोड़ की भी नहीं बल्कि एक ऑक्शन में उससे ज्यादा की खरीदी है। अनन्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने हाफते में पूछा, तुमने ये रिंग ऑक्शन से खरीदी? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। इनफैक्ट अगर तुम अभी हाँ कर दो उस गरीब को डाइवोर्स देकर मेरे पास आने के लिए तो ऐसे ही गिफ्ट्स की लाइन लगा दूं मैं। चिराग ने अपने पैसों पर घमंड करने की एक्टिंग करते हुए कहा। दूसरी ओर अनन्या उसकी एक्टिंग को सच माने जा रही थी। उसे ये तो पता था कि चिराग के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी महंगी चीजें खरीदने का भी दम रखता था। ओके चिराग, मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, बाय। अनन्या ने हकलाते हुए फोन काट दिया। दूसरी ओर अभिनव वेयरहाउस में स्टॉक देख रहा था कि तभी उसे अपने फोन पर मोंटी का एक मैसेज दिखाई दिया। देवेन ने पैसों का इंतजाम कर लिया है और वो अब अपने शेयर्स वापस खरीदने के लिए तैयार है। मोंटी का ये मैसेज पढ़ते ही अभिनव थोड़ा नाराज हो गया। वो नहीं चाहता था कि देवेन के लिए मुश्किलें इतनी जल्दी सुलझ जाए। तभी अभिनव ने नीचे मोंटी का एक और मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि उसकी पैसों से मदद चिराग ने की थी। चिराग का नाम पढ़ते ही अभिनव की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो मोंटी को फोन लगाने ही वाला था कि इसी वक्त उसके पास मायरा आ पहुंची। सर, मैंने उस साइड भी चेक कर लिया है, स्टॉक्स बराबर है। अभिनव ने उसकी ओर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम फिलहाल यही रुको, मुझे ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर आनी है। आई विल गेट बैक टू यू, ओके? पर सर, फाइल्स तो टीना भी उठा कर ला। मायरा अपना सुझाव दे पाती उससे पहले ही अभिनव वहां से चला गया। अपने कैबिन में घुसते ही उसने सीधा मोंटी को फोन घुमाया जो उसने दूसरे सेकंड उठा भी लिया। यस टाइगर। मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा अभी। देवेन से मिलने कब जा रहे हो फिर? वेल, मैं तो तुम्हारी ऑर्डर का वेट कर रहा था, तुम बताओ कब जाना है? मोंटी ने आराम से कहा। अभिनव ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी सिर्फ जाना ही नहीं है, अभी जाकर देवेन को यह बताना है कि मैं अपने शेयर्स उन कीमत पर नहीं बेचने वाला हूं जिस पर खरीदा था। मार्केट के हिसाब से उनकी वैल्यू अब डबल हो गई है, इसलिए मुझे अमाउंट भी डबल चाहिए। उसको बोलना 5 दिन के अंदर ही सारा पेमेंट चाहिए। अभिनव की बात सुनते ही मोंटी एक पल के लिए शांत हो गया और फिर धीरे से उसने पूछा, और ये तो बेरहमी हो जाएगी ना टाइगर? मोंटी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभिनव और देवेन के बीच दुश्मनी थी, इसीलिए उसका ये सवाल सुनकर अभिनव भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने ये कहा कि ये बेरहमी नहीं, बिजनेस है मोंटी। कंपनी में शेयर्स खरीदकर मैं प्रॉफिट कमाने बैठा हूँ, ना कि समाज सेवा करने। ठीक है, मैं उसे ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और रिप्लाई आते ही तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। मोंटी के आखिरी शब्द सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया और इसी वक्त उसे कैबिन का दरवाजा खटखटाते हुए सुनाई दिया। उसने उस कांच में से देखा कि बाहर एक लड़की खड़ी थी। कम इन। सर, मिस्टर अकरम आपसे मिलने आए हैं। टीना ने थोड़ा अंदर आकर कहा। अकरम का नाम सुनते ही अभिनव थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा नहीं था
कि अकरम उसके ऑफिस ही पहुंच जाएगा और वो भी बिना बताए। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो और तुम वेयरहाउस चली जाओ। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही टीना कैबिन के बाहर चली गई और अकरम दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। तुमसे आजकल मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, क्या बात है? कुछ दिनों पहले अलायना भी इसी तरह आ गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टाफ को लगेगा ही नहीं कि मैं बस एक सीधा सादा आम मैनेजर हूं। अभिनव ने हंसते हुए कहा, हैव अ सीट। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे एम्प्लॉय मायरा को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरा खरीदने के लिए मीटिंग करने आया हूँ। अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को दिलासा दिया। अभिनव भी जवाब में मुस्कुरा कर बोल पड़ा, बहाना तो ठीक है अकरम, लेकिन तुम अचानक यहाँ पर? कुछ समझ नहीं आया। अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा, बात अर्जेंट है टाइगर। कल रात मैं डॉन से मिला और उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ है। अकरम ने सीरियस होकर कहा, जिसके साथ ही अभिनव ने भी गुस्से में कहा, उस जानवर को मैंने रुकने के लिए कहा था अकरम, पर वो माना ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह के भद्दे लोग हमारे ग्रुप में क्यों घुसे हुए हैं। शांत हो जाओ टाइगर। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस तरह अपनी आइडेंटिटी बताने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? अरे मुझे कॉल कर लेते एक बार को तो मामला वही सेटल हो जाता। तुम भी जानते हो तुम्हारे लिए अभी टाइगर बनकर बाहर निकलना कितना रिस्की है। अकरम को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो टाइगर के सामने गुस्सा निकाल नहीं सकता था। उसकी बात सुनकर अभिनव ने अपना सिर हिलाया और फिर खिड़की की ओर नजरें घुमाकर कहा, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था अकरम, पर सिचुएशन काफी बिगड़ गई थी। अगर 1 मिनट की और देरी होती तो मैटर हाथ से निकल जाता। आखिर ऐसा क्या मैटर हो गया था टाइगर? अकरम ने पूछा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सेकंड्स तक चुप रहने के बाद कहा, वो साला डॉन मेरी फ्रेंड के साथ बेड पर था। बेसमेंट में जब मैं पहुंचा तो उसके आधे कपड़े निकले हुए थे। अगर 1 मिनट और लेट हो जाता तो वो दरिंदा पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या कर बैठता। अभिनव अब अकरम की ओर पलट गया, और अगर वो उसके साथ कुछ कर बैठता ना अकरम, तो कसम से उसके खून का निशान भी नहीं मिलता उस क्लब में दोबारा। अभिनव को अपनी ओर घूरते देख अकरम भी अंदर ही अंदर डरने लगा था। उसे महसूस हो गया था कि इस मैटर को टाइगर छोड़ने वाला नहीं था। हालांकि फिर उसे यह भी लगा कि अभी कुछ भी हरकत करके टाइगर दुनिया के रडार में आ सकता था। अब अकरम क्लब वाले उस मैटर को लेकर क्या करने वाले थे? अभिनव डॉन को किस तरह की सजा देने वाला था? क्या चिराग का 50 करोड़ की अंगूठी वाला झूठ अनन्या के सामने ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।